प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह निरंतर अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं आती है। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस हेतु आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। भारत का संपूर्ण इतिहास। भारत एक जो है, इसमें भारत के संपूर्ण इतिहास में आज का विषय सूची है कि जो कि अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रश्नोत्तर इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं और छात्र इन प्रश्नों में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। इस हेतु विदित हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों से को विस्तृत अध्ययन अध्यापन कराया जाए और सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तात्पर्य है इससे और सामाजिक जीवन कैसा है इसका, और विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार था, किस काल में कौन से विद्वान आए, नगर योजनाएं क्या थीं और आपकी भवन निर्माण क्या थे, नालियों का प्रबंधन कैसे होता था, कुओं का प्रबंधन कैसे होता था, जलाशय तथा स्नानागार किस प्रकार थे, नगर की सुरक्षा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता था और समाज का संगठन किस प्रकार होता था, भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते थे और वेशभूषा उन लोगों की कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। इन सभी बातों से हम परिचित तो बार बार हुए हैं, लेकिन गहनता से और अर्थ से फर्श तक की जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाई, जिससे आज भी मन विचलित रहता है कुछ विद्यार्थियों का, जो कि अध्ययन अध्यापन में बहुत ही कठिनता का सामना करना पड़ता है उनको। इस हेतु आमोद और प्रमोद के साधन क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस प्रकार के थे और खुदाई में जो खिलौने किस प्रकार के मिले थे, यातायात के साधन क्या थे, किस प्रकार की सड़कें थीं, औषधि शव विसर्जन क्या था, कहाँ पे होता था, और आर्थिक जीवन भी पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे और आपको आर्थिक जीवन के बारे में, फिर धार्मिक जीवन के बारे में, फिर कला का विकास और अंतोगत्वा कला के विकास के उपरांत हम यह भी आपको बतलाना चाहेंगे कि इसमें द्विदेवाद, शिव की उपासना और महादेवी की उपासना, प्रजनन शक्ति की उपासना, प्रकृति पूजा और कला का विकास में चित्रकारी कैसी थी, मूर्त कला का निर्माण किस प्रकार होता था, इन सभी बातों से हम आप लोगों को विस्तृत अध्ययन करा रहे हैं। इस हेतु यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक से कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं है, इसलिए आप इस टॉपिक से गहनता से विचार करते हुए इसको देखेंगे। एक दो बार अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो यह इससे संबंधित आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप भली भांति से कर ले जाएंगे और आपकी परीक्षा में जो पूछे गए संबंधित प्रश्न हैं वो गलत नहीं होंगे। यह हमारा विश्वास है कि आप लोग समझेंगे। अब देर ना करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का तात्पर्य क्या है यह हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में स्थित हड़प्पा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित भी मात्र भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास के जीवन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग इतने धड़ल्ले से अपने मकानों में कर रहे हैं वह कोई साधारण ईंटें नहीं, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह विकसित एक सभ्यता का अवशेष है। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की हुकूमत ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही पुरानी है। कुछ विद्वानों ने इसे हड़प्पा था मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से पुकारा है। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में
और मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थित है। 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बनर्जी की अध्यक्षता में इन दोनों स्थानों में खुदाई हुई। आगे इसी स्थान पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाइयों में जो वस्तुएं मिली उनके अध्ययन से भारत की एक ऐसी सभ्यता का पता चला है जो ईसा से लगभग 4000 वर्ष पहले की है, अर्थात वैदिक कालीन सभ्यता से भी कहीं अधिक पुरानी है। सिंधु की घाटी में प्रदेश में तथा कुछ अन्य स्थानों में भी खुदाइयाँ हुई हैं जिनमें वही चीज़ें मिली हैं जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को मिली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी के संपूर्ण प्रदेश की सभ्यता एक सी थी। इसी से सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से पुकारा गया है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता से ही संबोधित किया है। उपर्युक्त इस प्रकार से जो हम वर्णन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का तात्पर्य उन लोगों की सभ्यता से है जो सिंधु नदी की घाटी से ईसा में लगभग 4000 वर्ष पहले निवास करते थे। अर्थात कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, लिसनर्स, ये है कि उन लोगों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन किस प्रकार का है। आइए हम आपको इन सभी जीवनों के बारे में प्रकाश डालते हैं जो कि सामाजिक जीवन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अमरो, चंदूदड़ो, झूकरदड़ो स्थानों में खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन से सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार है। काल जो कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व में रहा, विद्वान रहे माधव स्वरूप वत्स, और 3250 से 2750 ईसा पूर्व जो रहे जॉन मार्शल। 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में डेल्स आए और 2800 ईसा से 2500 ईसा पूर्व में अर्नेस्ट मैके विद्वान आए, और इस प्रकार से 2500-1500 ईस्वी ईसा पूर्व में मार्टिमर व्हीलर, और 2350 से 1700 ईसा पूर्व में सी.जे. गैड आए। सी.जे. गैड के बाद तदुपरांत 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में डी.पी. अग्रवाल आए, और 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस आए। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि इन विद्वानों में सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार है जो कि समझने योग्य है। और नगर योजना इसमें क्या होती थी, खुदाइयों से पता लगा कि हड़प्पा था मोहनजोदड़ो दोनों ही विशाल नगर थे। इन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण को अथवा पूर्व से पश्चिम को एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती हुई जाती थी। इस प्रकार नगर इन सड़कों द्वारा कई वर्गाकार अथवा आयताकार भागों में विभक्त हो जाता था। यह सड़कें बड़ी चौड़ी होती थी। नगर की प्रमुख सड़कें 33 फीट चौड़ी पाई गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि सड़कों पर एक साथ कई गाड़ियां आ जा सकती थी। बड़ी बड़ी सड़कों को मिलाने वाली गलियां भी काफ़ी चौड़ी होती थी। जो गलियां कम से कम चौड़ी होती थी उनकी भी चौड़ाई 4 फीट की पाई गई है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सड़कें कच्ची हैं और इन्हें पक्की बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। और इस प्रकार से जो है भवन निर्माण किस प्रकार था। सड़कों के दोनों किनारों पर मकान होते थे जो पक्की ईंटों के बने होते थे। यह ईंटें लकड़ी से पकाई जाती थी। अधिकांश मकान 2 मंजिलों के होते थे, परंतु दीवारों की मोटाई से पता चल लगता है कि 2 से भी अधिक मंजिलों के मकान बनाते थे। नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। अधिकांश सीढ़ियाँ संकीर्ण मिली हैं, परंतु कुछ काफ़ी चौड़ी तथा सुविधाजनक सीढ़ियाँ भी मिली हैं। बड़े बड़े मकानों के दरवाजे बड़े बड़े होते थे। कुछ मकानों के दरवाजे तो इतने मिले हैं कि उनमें रथ तथा बैलगाड़ियाँ भी आ जा सकती थी। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियाँ भी लगी रहती थी। हड्डियों तथा संग की बनी हुई कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता लगता है कि कमरों में खूंटियाँ भी लगी होती थीं। दरवाज़ों पर मकानों में खिड़कियों का पूरा प्रबंध रहता था जिससे हवा तथा प्रकाश की कमी ना हो। इन दरवाज़ों तथा खिड़कियों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि यह सभी भीतर की दीवारों में बने होते थे।
जो दीवारें सार्वजनिक सड़कों की ओर होती थी उनमें दरवाजे तथा खिड़कियां नहीं होते थे। मकान के बीच में एक आंगन होता था जिसमें एक कोने में रसोई घर बना होता था। रसोई घर के चूल्हे ईंटों के बने होते थे। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार होना आवश्यक था। इन स्नानागारों में मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता था। इन स्नानागारों का फर्श पक्की ईंटों का बना होता था और उसकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। बहुत से स्नानागारों के समीप शौचालय भी मिले हैं। थर्ड आता है इसमें नालियों का प्रबंधन। नगर के मैले जल को बाहर जाने के लिए नालियों का प्रबंधन किया गया था। सब नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी और ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी में मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। कम चौड़ी नालियां ईंटों से और अधिक चौड़ी नालियां पत्थर के टुकड़ों से ढकी जाती थी। ऊपर की मंजिल का गंदा पानी नीचे के लाने के लिए मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया जाता था। कुओं का प्रबंधन भी हुआ करता था। आसानी से जल प्राप्त करने के लिए सिंधु घाटी के लोगों ने कुओं का प्रबंधन किया था। खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फीट से 7 फीट तक है। सार्वजनिक कुओं के अतिरिक्त जो जनता के लिए बने होते थे, लोग अपने घरों में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुएं बनवाते थे। 5th नंबर पे आता है कि इस सभ्यता के लोग जो है जलाशय था, स्नानागार किस प्रकार था इनका। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक बहुत बड़ा जलाशय भी मिला है। यह जलाशय 39 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। इस जलाशय के चारों ओर एक बारादरी बनी है जिसकी चौड़ाई 15 फीट है। जलकुंड के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों के ऊपर कमरे बने थे जिनमें पुजारी लोग रहा करते थे। जलाशय के निकट एक कुआं भी मिला है। संभवतः इसी कुएं के पानी से जलाशय को भरा जाता था। जलाशय को भरने तथा खाली करने के लिए नल बने होते थे। जलाशय के निकट ही एक भवन मिला है जो संभवतः हम्माम था और इसमें जल के गर्म करने का प्रबंध था। 6 नंबर पे आता है नगर की सुरक्षा का प्रबंधन। अपने नगरों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए वह लोग नगर के चारों ओर खाई तथा दीवार का प्रबंधन करते थे। यह चहारदीवारी संभवतः दुर्ग का भी काम कर देती थी। 7 आता है समाज का संगठन। मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोगों का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग विद्वानों का था जिसमें पुजारी, वैद्य, ज्योतिष आते थे। दूसरे वर्ग में योद्धा लोग आते थे जिनका कर्तव्य समाज की रक्षा करना होता था। तीसरे वर्ग में व्यवसायी लोग आते थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। चौथे वर्ग में घरेलू नौकर तथा मजदूर आते थे। भोजन किस प्रकार का लोग करते थे, तो भोजन जो था खुदाई में गेहूँ, जौ, चावल, खजूर के बीज आदि मिले हैं जिनसे पता लगता है कि यह चीज़ें सिंधु घाटी के लोग खाते रहे होंगे। और इस प्रकार से खुदाई में कुछ अधजली हड्डियां तथा छिलके भी मिले हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मछली, मांस, अंडे आदि का भी प्रयोग करते थे। फल, दूध तथा तरकारी का भी प्रयोग यह लोग करते थे। वेशभूषा कैसी थी? सिंधु घाटी के निवासी छोटी दाढ़ी तथा मूछें रखते थे, परंतु कुछ लोग मूछें मुड़वा भी डालते थे। कुछ लोगों के बाल छोटे होते थे और कुछ लोगों के लंबे होते थे। वह चोटी बांधे रहते थे। यह लोग बालों में कंघी करते थे और पीछे की ओर फेरे रहते थे। सिंधु घाटी के लोग ऊनी तथा सूती वस्त्रों दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। वह वस्त्र साधारण हुआ करते थे। खुदाई में एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसमें वह एक शाल ओढ़े है। शाल बाएं कंधे के ऊपर और दाहिना आँख के नीचे जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि इसके 2 मुख्य वस्त्र रहे होंगे, एक शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए और दूसरा ऊपर के भाग के लिए। हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो सिर के पीछे की ओर पंखे की तरह उठा रहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। हार, भुजबंद, कर कंगन तथा अंगूठी स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे, परंतु करधनी, नथुनी, बाली तथा पाजेब केवल स्त्रियां ही पहनती थी। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी तथा जवाहरात के बने होते थे, परंतु गरीबों के आभूषण तांबे, हड्डी तथा पकी हुई मिट्टी आदि के बने होते थे। पीतल के दर्पण तथा हाथी के दांत की कंघियां भी खुदाई में मिली हैं और ओठ के लिए लेपन पदार्थ भी होता था। नेक्स्ट आता है
इसमें कि आमोद प्रमोद के साधन क्या थे। तो शिकार इन लोगों के आमोद प्रमोद के साधन था। यह लोग धनुष बाण से जंगली बकरों तथा हिरणों का शिकार किया करते थे। चिड़ियों के भी पालने तथा उड़ाने का इन लोगों का शौक़ था। बच्चे मिट्टी की चीज़ें बनाकर आमोद प्रमोद किया करते थे। यह लोग शतरंज तथा जुआ भी खेलते थे और मुर्गों तथा बैलों को लड़ाया करते थे। नाचने गाने का भी इन लोगों का शौक़ था। खिलौने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में विभिन्न प्रकार के खिलौने मिले हैं। बच्चों को मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियों से खेलने का शौक़ था। मनुष्य तथा पशुओं के आकार में विभिन्न प्रकार के खिलौने बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे। चिड़ियों के भी खिलौने होते थे और बच्चों को बजाने के लिए भोंपू भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है यातायात के साधन। सिंधु घाटी के लोग सड़कें बनाते थे, परंतु यह सड़कें कच्ची होती थी। खुदाइयों से पता चलता है कि इनके समाज में स्त्रियां बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती थी और माता के रूप में स्त्री का ऊंचा स्थान था। शिशु पालन तथा घर का प्रबंध करना स्त्री का प्रधान कार्य होता था। इस युग में संभवतः पर्दे की प्रथा न थी और धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लिया करते थे। अब आता है औषधि। रोगों से मुक्ति पाने के लिए यह लोग विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते थे। जैसे आँख, कान आदि के रोगों में वे मछली की हड्डियों का प्रयोग किया करते थे। हिरण के सींग, मूंगा तथा नीम की पत्ती को भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आता है शव विसर्जन। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सर जॉन मार्शल ने शव विसर्जन की 3 विधियों का पता लगाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल के अनुसार संपूर्ण मृतक शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पशु पक्षियों के खा लेने के उपरांत जो हाड़ मांस बचता था वह जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरी विधि यह थी कि मृत्यु के उपरांत मृतक का शरीर जला दिया जाता था। प्रायः तीसरी ही विधि का अनुसरण किया जाता था। फिर आता है इसका आर्थिक जीवन कैसा था। प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग आर्थिक और जीवन के बारे में ध्यानपूर्वक से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे विशालकाय तथा वैभवपूर्ण नगर जिस देश में विद्यमान थे वह निश्चय ही बड़ा संपन्न रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यह प्रदेश बड़ा ही उपजाऊ था और इनमें निम्नलिखित व्यवसाय तथा उद्योग धंधे होते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कृषि। इन लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। कृषि करके यह लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न पैदा करते थे, जिनमें गेहूँ तथा जौ प्रधान थे। अन्न के अतिरिक्त यह लोग फल तथा कपास की खेती करते थे। नेक्स्ट आता है शिकार। सिंधु घाटी के लोग केवल शाकाहारी ही न थे वरन वे मांसाहारी भी थे और मांस, मछली, अंडे आदि का प्रयोग किया करते थे। मांस प्राप्त करने के लिए पशुओं का शिकार किया करते थे। पशुओं के बाल, उनकी खाल तथा हड्डी से यह लोग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया करते थे। अपनी जीविका चलाने के लिए यह लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी पालते थे। खुदाई से प्राप्त मोहरों तथा पशुओं के चित्र मिले हैं। उनसे यह पता लगाया जाता है कि ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, सुअर, कुत्ते आदि जानवरों को पालते थे। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि खुदाई में घोड़े तथा ऊँट की हड्डियाँ नहीं मिली हैं। नेक्स्ट आता है शिल्प तथा व्यवसाय कैसा था। सिंधु घाटी के लोग बड़े कुशल शिल्पी तथा व्यवसायी हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में यह लोग बड़े निपुण होते थे। कुम्हार लोग चाक पर बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इन बर्तनों पर बड़ी सुंदर चित्रकारी की जाती थी। यह लोग पत्थर तथा धातु के भी बड़े अच्छे बर्तन बनाते थे। हाथी दांत की भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। यह लोग सूती कपड़े भी बनाते थे और उन्हें पश्चिमी देशों को भेजते रहते थे। ऊनी तथा रेशमी कपड़े भी यह लोग बनाते थे और उन पर बड़ी अच्छी चित्रकारी करते थे। अच्छे अच्छे आभूषण बनाने में सुनार लोग बड़े निपुण थे। लाल मिट्टी का बना पाम अवशेष भी इसमें व्यापारिक गतिविधियाँ क्या है थी। तो व्यापारिक गतिविधियों में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो सिंधु घाटी में नहीं होती थी। अतएव यह अनुमान लगाया जाता है कि यह
चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी और इन लोगों का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। सोना, चांदी, तांबा आदि सिंधु प्रदेश में नहीं मिलता था। इसे ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त करते थे। यहाँ के निवासी संभवतः तांबा राजपूताना से, सीपी, शंख आदि कठियावाड़ से और देवदारू की लकड़ी हिमालय पर्वत से प्राप्त करते थे। अपने व्यापार को सुचारू रीति से चलाने के लिए यातायात के साधनों की भी इन लोगों में ने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। नाप तथा तौल खुदाई में बाँट बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। कुछ बाँट तो इतने बड़े हैं कि वे रस्सी से उठाए जाते हैं रहे होंगे और कुछ इतने छोटे हैं कि उनका प्रयोग केवल जौहरी लोग करते होंगे। अधिकांश बाँट घनाकार हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लंबाई नापने के लिए फुट होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में सीपी का बना हुआ एक फुट का टुकड़ा मिला है। हड़प्पा में कांसे की बनी एक सलाका मिली है जिस पर छोटे छोटे भाग अंकित हैं। यह भी फुट ही प्रतीत होता है। तौलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। अब इनके धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, खुदाई में जो मोहरें, ताम्रपत्र तथा पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन की काफ़ी जानकारी हो सकती है। इन साधनों से इन लोगों के धार्मिक जीवन पर निम्नलिखित प्रकाश पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों और लिसनर्स, यदि हमारे समझाने का व पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे हमारे निरंतर आप तक पहुंचती रहे। इन शब्दों से क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, यह आप हमें लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब इसमें आता है, खुदाई में जो मोहरे, ताम्रपत्र तथा पत्थर, मिट्टी एवं धातु की मूर्तियाँ मिली हैं, उससे सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक जीवन की काफ़ी जानकारी हो सकती है। इन साधनों से ये जो लोग थे, इनके धार्मिक जीवन पर किस प्रकार से प्रकाश पड़ता है, यह हम जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो जो है किस प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है द्विदेववाद। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी के लोग दो परम शक्तियों में विश्वास करते थे। एक शक्ति पुरुष की थी और दूसरी परम नारी की। यही दोनों शक्तियाँ सृष्टि की रचना उनका पालन करती थी। इस प्रकार हिंदू धर्म के पार्वती परमेश्वर का दर्शन हमें सिंधु घाटी में ही होता है। नेक्स्ट आता है इसी में कि शिव की उपासना। हड़प्पा में एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें एक ऐसे देवता की मूर्ति अंकित है जिसके 3 मुख हैं। यह मूर्ति एक सिंहासन पर स्थित है और योग मुद्रा में दिखाई देती है। सर जॉन मार्शल के विचार में यह शिव की मूर्ति है। अतः सिंधु घाटी के लोग शिव के उपासक होते थे। थर्ड आता है महादेवी की उपासना। खुदाई में ऐसी मोहरें तथा मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इन पर नारी का चित्र अंकित है। सर जॉन मार्शल के विचार जो हैं वह व्यक्त करते हैं कि यह महादेवी का चित्र है, जिसकी उपासना सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। यही महादेवी आगे चलकर शक्ति का प्रतीक मानी गई हैं और उन्होंने अपना जो है कार्य किया है। और इस प्रकार से महादेवी की उपासना सर जॉन मार्शल के विचार में यह महादेवी का चित्र है, जिसकी उपासना सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। यही महादेवी आगे चलकर शक्ति हो गई, जिसकी पूजा आजकल भी हिंदू लोग करते हैं। फोर्थ आता है प्रजनन शक्ति की उपासना। सिंधु घाटी के लोग प्रजनन शक्ति की भी पूजा किया करते थे। खुदाई में पत्थर के ऐसे टुकड़े मिले हैं जो यौन तथा शिवलिंग प्रतीत होता है।
कालांतर में हिंदू धर्म में भी योनि तथा लिंग की पूजा आरंभ हो गई। विद्वानों की यह भी धारणा है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक पूजा। प्राकृतिक पूजा क्या थी? सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के जो है प्यारे विद्यार्थियों, जो धार्मिक जीवन था इनका, उसमें प्रजनन शक्ति की उपासना हमने बता दी और इस प्रकार से प्रकृति पूजा क्या करते थे। सिंधु घाटी के लोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों की पूजा किया करते थे। यह लोग सूर्य तथा अग्नि की पूजा किया करते थे। जल पूजा भी इनमें लोग प्रचलित थी। ये लोग कुछ वृक्षों को भी पवित्र मानते थे जिनकी वह पूजा किया करते थे। पीपल तथा तुलसी की पूजा आज भी हिंदुओं में प्रचलित है। खुदाई में पशु मूर्तियों भी मिली हैं और इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग पशु की भी पूजा किया करते थे। गाय को आजकल भी हिंदू पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा किया करते हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि आजकल के हिंदू धर्म का बीजारोपण सिंधु घाटी के प्रदेश में ईसा लगभग 4 सहस्त्र वर्ष पूर्व का हुआ करता था। इसी से डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि आज कल के लोकप्रिय हिंदू धर्म में बहुत ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनसे प्रमाणिक हो जाता है कि भारतीय संस्कृति की युगांतर में अद्भुत निरंतरता बनी रही है। कला का विकास। सिंधु घाटी के लोगों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं में बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी। इन कलाओं का इन लोगों के विकास किया वो इस प्रकार से थे। लेखन कला। यद्यपि इस कला का कोई लिखित पत्थर अथवा मिट्टी बर्तन नहीं मिला है, परंतु लगभग 550 मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि इस लिपि का ठीक निश्चय नहीं हो पाया है, परंतु विद्वानों की धारणा यह भी रही है कि यह वही लिपि है जिसका प्रयोग मिस्र, सुमेर आदि पश्चिम एशिया के देशों में हुआ करता था। प्यारे विद्यार्थियों, नृत्य तथा संगीत कला क्या था? तो नृत्य और संगीत कला नाचने गाने में बड़े ही कुशल थे। सिंधु घाटी के लोग खुदाई में एक नर्तकी की मूर्तियों को प्राप्त किया है। नर्तकी का सिर नग्न है और परंतु उस पर बहुत से आभूषण बनाए गए हैं। इस मूर्ति के सिर के बालों को बड़ी ही उत्तमता से संवारा गया है। खुदाई में जो छोटे छोटे बाजे मिले हैं उनसे भी यह ज्ञात होता है कि यह लोग संगीत कला में रुचि रखते थे। तबले तथा ढोल के भी कुछ चिन्ह कुछ स्थानों में मिले हैं। नेक्स्ट आता है चित्रकारी। सिंधु घाटी के लोग चित्र तथा कला में बड़े कुशल थे। मोहरों की सबसे अच्छी चित्रकारी सांड तथा भैंसों की है। सांडों के चित्र अत्यंत सजीव तथा सुंदर हैं। नेक्स्ट आता है मूर्ति कला निर्माण। सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों के बनाने में बड़े सिद्धहस्त थे। यह मूर्तियाँ मुलायम तथा पत्थर चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी। प्यारे दोस्तों लिसनर्स, इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके गाल की हड्डियाँ स्पष्ट होती है। इनकी गर्दन छोटी मोटी तथा मजबूत होती है और आंखें पतली तथा तिरछी होती हैं। फिफ्थ आता है पात्र निर्माण कला। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों में बनाने की कला में बड़े ही निपुण थे। ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे और बड़े सादे होते थे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है कताई तथा रंगाई कला। खुदाई में टेकुए तथा टेकुओं की मेखलाएँ मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के लोग सूत तथा ऊन के कातने की कला में प्रवीण हुआ करते होंगे। कपड़ों की रंगाई में यह बड़े कुशल होते थे। सेवंथ आता है कि मोहर निर्माण कला क्या थी। खुदाई में बहुत सी मोहरें मिली हैं। ये मोहरें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, हाथी दांत तथा मिट्टी की बनी होती थी। अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं जिन पर पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रपत्र निर्माण कला क्या है?
खुदाई में बहुत से ताम्रपत्र मिले हैं। ये ताम्रपत्र वर्गाकार व आयताकार हैं। इनमें एक ओर मनुष्य तथा पशुओं के चित्र बने हैं और दूसरी ओर लेख लिखे हैं। नेक्स्ट आता है धातु कला। विभिन्न प्रकार की धातुओं के भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में बनाने में ये लोग बड़े कुशल थे। मूल्यवान रत्नों को काट छाट कर यह लोग आभूषण बनाते थे। सोने, चांदी, तांबे आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। शंख तथा सीप में से भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी। राजनीतिक जीवन कैसा था? खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनसे सिंधु घाटी के लोगों के राजनीतिक जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु, पंजाब, पूर्वी बिलोचिस्तान तथा काठियावाड़ तक विस्तृत सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक ही प्रकार का शासन था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार की नाप तथा तौल प्रचलित थी। एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी तथा एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार होता होगा। गमनागमन के साधनों की कमी होने के कारण इस विशाल साम्राज्य की संभवतः दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो में। इन्हीं दोनों केंद्रों से उत्तर तथा दक्षिण का शासन चलना था। हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की ओर, मोहनजोदड़ो दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज में यह भी कहा गया है कि पॉपुलर हिंदुस्तान ऑफ टुडे कंटेन में मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, थस फर्निशिंग ए रिमार्केबल प्रूफ ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू द ईयर्स। नेक्स्ट आता है R.K. मुखर्जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू R.K. मुखर्जी, द India's valley citizens is not closely connected with nor borrowed from Mesopotamian civilization. Opinion is gaining ground that Indus civilization was the earliest civilization in the world. निवासी अब इस तथ्य पर विचार कर लेना यह भी आवश्यक है कि ऊपर जिस सभ्यता का वर्णन किया गया है उसके निर्माता कौन थे। इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विद्वानों की धारणा है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता वही आर्य थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, परंतु यह मत अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में इतना बड़ा अंतर आ रहा है कि यह एक ही जात के लोग इन दोनों के निर्माता नहीं हो सकते। कुछ विद्वानों के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन जात के थे। एक विद्वान के विचार में सिंधु सभ्यता के निर्माता वही असुर थे जिनका वर्णन वेदों में मिलता है। प्रोफेसर राम लखन बनर्जी के विचार के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ी लोग थे। चूँकि दक्षिण भारत में द्रविड़ों के मिट्टी और पत्थर के बर्तन तथा उनके आभूषण सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन तथा आभूषणों से मिलते जुलते थे, अतएव यह मत अधिक ठीक प्रतीत होता है। परंतु खुदाई में जो हड्डियाँ मिली हैं वह किसी एक जात की नहीं वरन विभिन्न जातियों की हैं। अतएव कुछ विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी के निर्माता मिश्रित जात के थे। यही मत सबसे अधिक ठीक लगता है। समय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी है इसका ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों ने इसे 5000 ईसा पूर्व, कुछ ने 4000 ईसा पूर्व, कुछ ने 3000 ईसा पूर्व, कुछ ने केवल 2500 ईसा पूर्व ही बतलाया है। परंतु प्रमाणिक तथ्यों से इस सभ्यता को ईसा के 3200 वर्ष पूर्व का सिद्ध किया गया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता बतलाते हुए लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है और ना ही उसकी ऋणी है। यह धारणा दृढ़ हो जा रही है कि इस सभ्यता का विश्व की प्राचीन सभ्यता रही होगी। सिंधु सभ्यता का विनाश, विद्वानों की धारणा है कि ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का विनाश हो गया। यद्यपि सभ्यता के विनाश के कारणों का निश्चित रूप से पता नहीं लगता है, परंतु विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हुई होगी, या अकाल पड़ जाने के कारण, या भूकंप आ जाने, या जलवायु में परिवर्तन होने, या विदेशी आक्रमण अथवा राजनीति एवं आर्थिक विघटन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या है। सिंधु सभ्यता का ऊपर जो वर्णन किया गया है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने में उसमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। नंबर 1, कांस्य सभ्यता।
यह सभ्यता प्रधानतया कांस्यकालीन सभ्यता थी। उस काल के तृतीय चरण की सभ्यता। इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर इसमें कांस्य काल की चरोन्नति दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है नगर तथा व्यापार प्रधान सभ्यता। वैदिक सभ्यता की भांति यह सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान सभ्यता न थी, वरन नगरीय तथा व्यापार प्रधान थी, जिसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। खुदाई में विशाल सभा भवनों तथा स्नानागारों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह लोग सभ्यता के राजाओं तथा उनके राजप्रसादों का कोई अस्तित्व न था। सिंधु सभ्यता की प्राप्त सामग्रियां उनके सामूहिक जीवन की द्योतक हैं। इस प्रकार यह सभ्यता लोकतंत्रात्मक भावना को प्रकट करती है। इसे लोकतंत्रात्मक होने पर भी यह सभ्यता सशक्त केंद्रीभूत शासन की घोतक है तथा शासन सत्ता दो प्रधान केंद्रों में विभक्त थी। उत्तरी क्षेत्र का शासन हड़प्पा था, दक्षिणी क्षेत्र का मोहनजोदड़ो में संचालित होता था। नेक्स्ट आता है सामाजिक तथा आर्थिक साम्य प्रधान सभ्यता। लोकतंत्रीय होने के कारण इस सभ्यता में समानता का आभास मिलता है। इसमें बहुत बड़ा सामाजिक तथा आर्थिक वैषम्य था। नेक्स्ट आता है औद्योगिक सभ्यता। चूँकि यह सभ्यता कृषि प्रधान न थी, अतएव यहाँ के निवासियों का आर्थिक जीवन प्रमुखता व्यापार तथा उद्योग धंधों पर आधारित था। व्यापार तथा उद्योग उन्नत दशा में तथा सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण तथा स्थानीयकरण पर आधारित था। यदि यह अनुमान सत्य है तो उसमें श्रम विभाजन तथा संगठन की कल्पना भी की जा सकती है और एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। नेक्स्ट आता है शांति प्रधान सभ्यता। खुदाई में कवच, शिरस्त्राण, ढाल, तलवार आदि के स्थान पर अधिकतर भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण आदि मिले हैं, जो उनकी सामरिक प्रवृत्ति के द्योतक हैं, न होकर उनके आखेटी जीवन की ओर संकेत करते हैं। अतएव हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता शांति प्रधान सभ्यता थी और यहाँ के निवासी शांति का जीवन व्यतीत करते थे। शस्त्रों का प्रयोग संभवतः वे केवल आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए किया करते थे। नेक्स्ट आता है द्विदेवतामूलक सभ्यता। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म द्विदेवतामूलक था, क्योंकि परम पुरुष के साथ साथ वे परम नारी के भी पूजक थे। नेक्स्ट आता है लेखन कला का ज्ञान। सिंधु घाटी के निवासियों को लेखन कला का भी ज्ञान था। यद्यपि मोहरों पर मिली हुई लिपि का अभी तक कोई निश्चय प्रमाण नहीं मिला है, किंतु इतना तो निश्चित अवश्य हम लोग कह सकते हैं कि इसके माध्यम द्वारा वे विचारों का आदान प्रदान जरूर करते रहे होंगे। इन सभ्यताओं में संबंधित सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि वह एकाकी सभ्यता न थी, वरन तत्कालिक अन्य सभ्यताओं से इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि यहाँ के लोग विदेशियों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थे। निष्कर्ष यह निकलता है तस भी इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व सिंधु सरिता की घाटी की गोद में एक ऐसी समुन्नत सभ्यता अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित तथा फलवान्वित हुई थी, जिसकी उत्कृष्टता का अवलोकन कर आज के सभ्यताभिमानी देश भी आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है सिंधु सभ्यता के स्थल अब निम्न क्षेत्रों में मिलते हैं। नंबर 1 बलूचिस्तान, नंबर 2 उत्तर पश्चिमी सीमांत, नंबर 3 सिंधु, नंबर 4 पश्चिमी पंजाब, नंबर 5 बहावलपुर, नंबर 6 राजस्थान, नंबर 7 हरियाणा, नंबर 8 पूर्वी पंजाब, नंबर 9 गंगा यमुना, नंबर 10 जम्मू, नंबर 11 गुजरात। इस प्रकार से हम बलूचिस्तान पर प्रकाश डालते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित क्वेटा तथा जांव की धारियों में सैंधो सभ्यता के से संबंधित कोई भी स्थल नहीं है, किंतु दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधो सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित है, जिसमें अति महत्वपूर्ण है मकरान तट। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं: सूतकांगेडोर, सोतकाकोह और वालाकोट, डावरकोट आदि। मतलब कागेडोर दासक नदी के मुहाने पर, सोतकाकोह सादी कौर के मुहाने पर और वालाकोट डावरकोट सोना मिदानी खाड़ी के पूर्व में बिदर नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट आता है इसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती हैं, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है सिंधु। इनमें कुछ स्थल प्रसिद्ध हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, जुडेरो जोदड़ो,
कच्छी मैदान में, जो कि सीबी और जैकोकाबाद में बीच सिंधु की बाढ़ की मिट्टी का विस्तार है। अमरी जिसमें सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेप से सिंधु सभ्यता के मिलते हैं। कोट दीजी, अली मुराद, रहमान देरी, राणा धुड़ई आदि। नेक्स्ट आता है पश्चिमी पंजाब। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्थल नहीं है, इसका कारण समझ में नहीं आता है। हो सकता है पंजाब की नदियों ने अपना आम मार्ग बदलते बदलते कुछ स्थलों को नष्ट कर दिया हो। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा ही है, जो रावी में सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला, चकपुरवा, नेसियाल आदि महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। 5th नंबर पे जो आता है बहावलपुर। यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का स्थानीय नाम हकरा है। घग्गर हकरा अर्थात सरस्वती द्रस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण प्राप्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, किंतु इस क्षेत्र में अभी तक किसी स्थल का उत्खनन नहीं हुआ है। इस स्थल का नाम कुंडवाल घेर है, जो प्रकटतः बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आता है राजस्थान। यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में है, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घर कहा जाता है। कुछ स्थल प्राचीन द्वादशवती नदी के सूखे हुए मार्ग के साथ साथ भी हैं, जिसे अब चैतांग नदी कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा नामक पुरास्थल पर भी पश्चिमी गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की भांति विद्यमान है। राजस्थान के समस्त सिंधु सभ्यता के स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में आते हैं। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा का एक महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित है, बनवाली है। इसके अतिरिक्त मिथातल, सिसवल, वड़ावली, राखीगढ़, बाड़ा तथा वालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है पूर्वी पंजाब। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल रोपड़, संघोल हैं। हाल ही में चंडीगढ़ नगर में भी हड़प्पा संस्कृति के निक्षेप पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटलानिहंग खान, चकठड़वाड़ा, ढेर मजरा आदि पुरास्थलों में सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना यहाँ के स्थल मेरठ जिले के आलमगीर तक फैले हुए हैं। एक अन्य स्थल सहारनपुर जिले में स्थित हुलास तथा बड़गांव है। हुलास तथा बड़गांव की गणना परवर्ती सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में की जाती है। 10th नंबर का आता है इसमें सिंधु सभ्यता के स्थलों में कि जम्बू। इस क्षेत्र में मात्र एक स्थल का पता लगा है, जो अखनूर के निकट मांडा में है। यह स्थल भी हिंदू सभ्यता के परवर्ती चरण से संबंधित है। नेक्स्ट आता है गुजरात। सन 1947 के बाद गुजरात के सैंधव स्थलों की खोज के लिए व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में सैंधव संबंधित सभ्यता से संबंधित 22 पुरास्थल हैं, जिसमें से 14 कच्छ क्षेत्र में तथा शेष अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात प्रदेश में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, प्रभास, पाटन, रोजदी, देसलपुर, मेंधल, बेलोद, भगवतराव, सुरकोकदा, नागेश्वर, कुंतासी, शिकारपुर तथा धौलावीरा आदि हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के दैमाबाद नामक पुरास्थल में मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का समापन किया गया। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और प्रभावपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर हमें अवगत अवश्य कराएं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई पे लगे रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।